हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षिलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक तरह का सिर दर्द होता है, अ टाइप ऑफ हेडेक, और ये प्राइमरी हेडेक होता है क्योंकि अगर हम सिटी स्कैन एमआरआई करवाते हैं तो ये किसी भी टेस्ट में नहीं आता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जब भी माइग्रेन का अटैक आता है तो उसमें सिर दर्द होता है यूनिलेटरल, मतलब एक साइड पर सिर दर्द होता है, थ्रॉपिक टाइप। और इसमें अटैक्स जब भी आते हैं, अलग अलग तरह के अटैक्स आते हैं। मतलब आज फर्स्ट अटैक अगर आया है, उसके बाद सेकंड या थर्ड आता है, तो तीनों में ही अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटैक आए तो सेकंड भी सेम उसी तरह का होगा या थर्ड भी सेम उसी तरह का होगा। और जितने भी पर्सन्स पे माइग्रेन होता है, सबको ही अलग अलग तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्सन को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो सेकंड को भी यही आएंगे और थर्ड को भी यही आएंगे। सेम नहीं होते, सब में ही सिम्टम्स जो है वो अलग अलग तरह से आते हैं। क्योंकि माइग्रेन में सिर दर्द के साथ साथ, सिर दर्द और हेडेक तो सिर्फ एक कॉमन सिम्टम है माइग्रेन का। उसके अलावा हेडेक के साथ में जैसे नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, मतलब साउंड्स को लेके या लाइट को लेके सेंसिटिविटी हो जाती है। इवन तक टच को लेके भी सेंसिटिविटी हो जाती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई फेदर है या कोई मोर पंख है या सिंपल पंख है कोई छोटा सा, ठीक है ना, अगर हम उसको स्किन पर टच करते हैं तो नॉर्मली कोई हमें पेन फील नहीं होती है। बट माइग्रेन वाले को उस फेदर के टच से भी जो है वो सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो टच को लेकर भी सेंसिटिव हो जाता है। जो चीज़ पहले उसको पेन क्रिएट नहीं करती थी, लेकिन अब वो चीज़ उसको पेन क्रिएट करने लग गई है। अगर थॉट्स की बात की जाए कि उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। उसको डिजीनेस, ड्रॉजीनेस फील होती है, ऐसा लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है, क्योंकि माइग्रेन में क्या होता है, चार फेसेस होते हैं, मतलब ठीक है ना, मतलब फोर अगर हम देखेंगे, फोर स्टेजेस में अगर डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सब में ही जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि किसमें कौन सा वाला सिम्टम या कौन से वाला फेस आएगा और कौन सा वाला नहीं आएगा। क्योंकि जब भी पर्सन अपनी डिटेल बताता है, माइग्रेन जिसको भी होता है कि हेडेक है, मुझे साथ में ये सिम्टम्स आ रहे हैं या ये साइंस हो रहे हैं, कौन कौन सी फीलिंग्स आती है, तो उस पर डिपेंड करता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपको माइग्रेन है या नहीं, क्योंकि किसी टेस्ट में तो आता नहीं है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाकर अपनी प्रॉपर से डिटेल बताते हैं तो ही पता चलता है, तो वो डॉक्टर ही डायग्नोस करता है कि हाँ जी आपको प्रॉपर माइग्रेन है या किसी और टाइप का हेडेक है, ठीक है ना। और माइग्रेन जो है कॉमनली जो है प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है, और एज इंक्रीज होने के साथ साथ जो है इंक्रीज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। पर इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर हम, क्योंकि माइग्रेन बच्चों में भी होता है ना, और अगर बच्चों की बात करें हम, ठीक है ना, तो अगर बॉयज़ है और गर्ल्स हैं, ठीक है ना, तो जितने बॉयज़ में माइग्रेन होता है उतने ही गर्ल्स में होता है। मतलब अगर रेशो निकालें तो 1:1 है, मतलब इक्वल है बॉयज़ में और गर्ल्स में। पर जैसे ही प्यूबर्टी की एज क्रॉस होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि फीमेल्स की रेशो 3 हो जाती है और मेल्स की 1 हो जाती है। 3:1 हो जाता है, मतलब जो रेशो बिफोर प्यूबर्टी 1:1 था, वो आफ्टर प्यूबर्टी है उसके बाद 3:1 हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो हार्मोन्स होते हैं उसका भी बहुत बड़ा जो है रोल होता है माइग्रेन में। इसके अलावा जेनेटिकली, अगर मान लो कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी की फैमिली में माइग्रेन है तो उसमें माइग्रेन होने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे एकदम से वेदर चेंज हो गया या बहुत ज़्यादा लाइट है या धूप, या जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे में जो है माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। बट सब में जो है ना, मैंने बताया ना कि रीजंस भी अलग अलग होते हैं और साइंस एंड सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि रीजन है सब में यही होंगे। बट माइग्रेन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो तो स्ट्रेस होता है और टेंशन होता है। जिसको भी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसमें जो है माइग्रेन के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। बस इसमें ये है कि माइग्रेन में एक तरफ सिर दर्द होता है, और टेंशन टाइप हेडेक एक अलग होता है, वो मस्कुलर पेन की वजह से होता है, हमारे मसल्स में स्पाज्म होता है। देन टेंशन टाइप हेडेक होता है, वो पूरे फोरहेड में, जैसे मैं बताया पूरे फोरहेड में ही होता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई टाइट बैंड जो है वो बांध रखा है सिर के ऊपर। बट माइग्रेन में वन साइडेड हेडेक होता है और इसमें दूसरे और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, लाइट को लेके, आवाज़ को लेके सेंसिटिविटी हो गई। तो मतलब टेंशन उसमें भी रीज़न है टेंशन टाइप हेडेक में, बट माइग्रेन में भी जो टेंशन है वो सबसे ज़्यादा मेन कारण है हेडेक होने का।
डाइटरी फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है माइग्रेन में, जैसे कि अल्कोहल है, कॉफ़ी है, चाय है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, इन सब चीज़ों से भी हेडेक हो जाता है। कॉफ़ी वैसे तो हेडेक को रिलीव करती है, बट जैसे ही हम कॉफ़ी को छोड़ते हैं तो उसको छोड़ते हैं तब भी हेडेक हो जाता है। विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं तो वो भी हेडेक होता है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं या कुछ लोगों को भूख से भी होता है, डिपेंड करता है सबका पर्सन टू पर्सन। तो इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि बहुत तेज रोशनी है, कोई कुछ लोगों को तेज रोशनी से हेडेक हो जाता है, या बहुत ऊंची आवाज़ है तो ऊंची आवाज़ से हो जाता है, या बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्मेल है, कोई ऑर्डर है, कोई पेंट की स्मेल है, या कोई खुशबू ऐसी है तो उससे हेडेक हो जाता है। कुछ लोग बिल्कुल ही जैसे पानी नहीं पीते हैं तो पानी ना पीने की वजह से हेडेक हो जाता है। कुछ लोगों को सिट्रस फ्रूट जूस से हेडेक हो जाता है। बाकी हार्मोन्स का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हार्मोन्स का भी जो है काफ़ी बड़ा रोल रहता है माइग्रेन होने का। तो सब में जो ट्रिगर्स होते हैं माइग्रेन की, वो सब में जो है अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब इससे मैंने आपको बताया है कि जो माइग्रेन है उसमें 4 फेजेज़ होते हैं, मतलब फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और सब में ही जो है अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स आते हैं। तो सबसे जो पहला फेज़ है उसमें कौन-सा सिम्पटम आता है? फर्स्ट फेज़ माइग्रेन का जो होता है वो हेडेक होने से 2 दिन पहले भी आ सकता है, 2 घंटे पहले भी आ सकता है। और ये 60% पेशेंट्स में जो होता है ये वाला फेज़ आता है। इसमें क्या होता है कि मूड चेंज होता है, या तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या डिप्रेस्ड फ़ील करता है, मतलब जैसे दुखी सा फ़ील करता है अपने आप को, ठीक है ना? और इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है, ये नहीं कि सारे ही डिप्रेस्ड होंगे, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा खुशी भी फ़ील कर रहा हो, है ना? हैप्पीनेस फ़ील कर रहा हो। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ में होता है क्रेविंग, कुछ खाने वाली चीज़ों को लेके, पर्टिकुलर किसी चीज़ों को लेके क्रेविंग हो जाती है। किसी को थकावट आती है, यॉर्निंग आती है, जैसे वासियाँ आती है, यॉर्निंग। या फिर किसी-किसी को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ में, सब में नहीं। किसी को थोड़ी-सी सेंसिटिविटी हो सकती है आवाज़ को लेके, लाइट को लेके। तो ये 60% पेशेंट्स में तो पहले फेज़ में ये वाले सिम्पटम्स ही आते हैं। सेकंड होता है ऑरा। ऑरा में होता है, ऑरा पहले तो सिर्फ़ या तो 5 मिनट से लेके 60 मिनट, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे तक रहता है, और धीरे-धीरे करके ये इंक्रीज़ करता है। ऑरा में क्या होता है, जैसे कि जो हमारा जैसे आइज़ है ना? आइज़ से क्या होता है कि विज़न जो है ना वो क्लियर नहीं होता। जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमें साफ-साफ नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि उसके कुछ अक्षर या वो फ़ोटो का जो भी है, जहाँ हम देख रहे हैं जहाँ भी, वो धुंधला-धुंधला नज़र आता है, मतलब धुंधलापन आ जाता है उसमें। जैसे हम कोई फ़ोटो देखते हैं कैमरे में, हम कहते हैं ब्लर हो जाती है, पिक्चर ब्लर हो जाती है फ़ोन पर या टीवी पर। तो ऐसे ही जिसको भी अटैक आने वाला होता है, और ऑरा में क्या होता है कि वो पिक्चर में विज़न जो है क्लियर नहीं होता, धुंधला-धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन कुछ में क्या होता है कि विज़न दिखता ही नहीं, मतलब हाफ साइड की पिक्चर ही दिखती है, हाफ साइड की दिखती ही नहीं। जैसे हम कोई पढ़ते हैं, हम रीडिंग कर रहे होते हैं, या अगर हम बाय चांस ड्राइव भी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि या तो धुंधला दिखेगा, और कुछ में क्या है कि आधी आधी इमेज दिखती है, आधी दिखती ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये विज़न जो होता है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, ये बहुत कॉमन सिम्पटम होता है, ऑलमोस्ट 90% में होता ही होता है। इसके अलावा होता है जैसे कि अ, कानों से, जैसे कानों में हम कहते हैं ना कि कोई आवाज़ें आ रही हैं, तो हैलुसिनेशंस होता है, कानों में आवाज़ें आ रही हैं, जिसको tinnitus कहते हैं। तो उ उस तरह के भी जो है, मतलब सिम्पटम जो है कुछ में आते हैं। सेंसरी ऑरा होता है 30 टू 40% में। इसमें क्या होता है, सेंसेशंस, जैसे कि पिन्स एंड नीडल्स की सेंसेशन, जैसे सुइयां चुभती हैं, इस तरह से फील होता है। टिंगलिंग लगती है, जैसे कि झनझनाहट सी लगती है। नमनेस लगती है, जैसे कि सुनपन हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ जैसे सो जाता है ना, हम कहते हैं हाथ सो गया, पैर सो गया, तो वैसे नमनेस फील होती है। किसी किसी में जो है पूरा बॉडी का जो हाफ पोर्शन है, राइट या लेफ्ट, ठीक है ना, वो क्या होता है, पूरा आधा हिस्सा जो है उसमें पूरे में जो है वीकनेस फील होती है। किसी-किसी को बोलने में, मतलब जैसे हम प्रॉपर बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें भी डिफ़िकल्टी फील होती है, या फिर चक्कर, जैसे वर्टिगो टाइप है, उस तरह से फीलिंग आती है, ठीक है। जैसे पहले ये सिम्पटम्स रहते हैं 5 टू 60 मिनट्स तक, मतलब घंटे तक कह लो, किसी-किसी को ज़्यादा भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है। बट कुछ में ये चीज़ होती ही नहीं, कुछ पेशेंट्स में। और ये जो बताया है कि आँखों से विज़ुअल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, या कानों से, या बोलने में, कुछ में ये चीज़ नहीं आती है।
ठीक है, डायरेक्ट जो है हेडेक स्टार्ट हो जाता है, कुछ में ये आता है और देन फिर हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है फिर हेडेक होता है। हेडेक बताया है कि सिर दर्द जो होता है वो एक साइड पर होता है, यूनिलेटरल होता है ना, और थ्रॉबिंग टाइप से दर्द होता है। और इसमें हेडेक के साथ साथ में जो होता है नौजिया होता है, मतलब उल्टी आने का मन करता है, वॉमिटिंग आती है, ठीक है। और फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब लाइट को लेके सेंसिटिविटी हो जाती है, आवाज़ को लेके सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब वो इंसान लाइट को देखना या आवाज़ को सुनना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए बिल्कुल जो कमरा जहाँ बिल्कुल बंद हो, कोई लाइट नहीं हो, बिल्कुल साइलेंस हो, ऐसे रूम में जब बैठता है या लेटता है तो उसको रिलैक्स फील होता है। बंद रूम में बिल्कुल लेट जाता है और शांत, बिल्कुल कोई आवाज़ पसंद नहीं, जरा सी भी लाइट उसको पसंद नहीं है, और इरिटेशन हो जाती है, चिड़चिड़ापन और थकावट हो जाती है। तो ये चीज़ होती है, ये होता है थर्ड फेज में, जो सर दर्द होता है, हेडेक होता है, और हेडेक के साथ जो भी दूसरे सिम्टम्स जैसे नॉज़िया, वॉमिटिंग, ये होता है थर्ड फेज। और ये मतलब 3 दिन के लिए भी रह सकता है और 3 घंटे के लिए भी रह सकता है, वो पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है। और कुछ में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ऑरा जो मैंने बताया वो नहीं होता, डायरेक्ट हेडेक होता है। और कुछ में बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि ऑरा होता है, बाकी सारे 3 फेसेस होते हैं, पर हेडेक होता है बहुत माइल्ड या नाम मात्र ही होता है। और हेडेक मॉडरेट भी हो सकता है, कम इंटेंसिटी, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, थोड़ा सा हल्का सिर दर्द भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इसके बाद आता है हमारा फोर्थ फेज, ठीक है ना, मतलब कि जब आपका हेडेक ठीक हो जाता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ ठीक हो जाता है, देन उसके बाद वाला फेज जो होता है, उसमें कुछ पर्सन्स तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, अपने आप को बिल्कुल जैसे हम कहते हैं एनर्जी से भरा हुआ, खुश फील करते हैं। बट कुछ क्या है कि थकावट से जैसे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, थकावट हो जाती है, जैसे इरिटेशन सी हो जाती है ना, और वो सिर में जहाँ भी उनको हेडेक होता है वहाँ पे एक अजीब सी सोरनेस सी फीलिंग सी जो है वो बनी रहती है थोड़ी थोड़ी। माइग्रेन में इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, बेसिकली टेस्ट में कुछ नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स होती है, ठीक है ना, जो नर्व्स हैं या तो वो ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं या वो इनहिबिट हो जाती हैं। मतलब क्या है कि जैसे अगर हमें कहीं भी पेन हो रहा है तो वहाँ से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है, ऊपर तक, ठीक है ना, और ऊपर से ब्रेन से फिर वापस सिग्नल आता है, ठीक है ना। तो पहले तो सिग्नल गया ऊपर की पेन हो रहा है, तो उसका जो भी सिग्नल ब्रेन को मिला उसके बाद ब्रेन फिर हमें सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से हमें पेन की सेंसेशन नहीं होती है। बट इसमें जो नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं वो ज़्यादा एक्साइट हो जाती है, मतलब वो सिग्नल, क्योंकि क्या होता है कि जब नर्व सिग्नल ट्रांसफ़र करती हैं तो एक नर्व जब दूसरी नर्व के साथ जुड़ती है या जिस पार्ट में वो जुड़ती है, जहाँ पर भी जुड़ती है, वहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। मतलब फर्स्ट नर्व जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करती है दूसरी नर्व्स में, तभी तो वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है सिग्नल की, या इंफॉर्मेशन, मान लो कि आपको सिर में दर्द है, वहाँ पर नर्व्स फाइबर्स थे, उसने ये सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाना है। अब ये तो है नहीं कि सीधा वहाँ से ऊपर तक बस एक ही नर्व फाइबर, ऐसा नहीं होता। एक नर्व फाइबर दूसरे से जुड़ता है, फिर दूसरा तीसरे से जुड़ता है, तब भी ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में सिग्नल जाता है। बट इसमें क्या होता है कि वो ब्रेन सिग्नल, जो पेन का सिग्नल जाता है ब्रेन में, वो ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब वो ज़्यादा एक्साइट, अगर आपने देखा जब कोई इंसान जो है अगर नॉर्मल है, मान लो हम नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल, ठीक है ना, हम खुश है ना, हम उदास है, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अगर कोई इंसान बहुत हाइपर एक्साइटेड हो रखा हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, तो आपने देखे हो जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती है कुछ, हमें मतलब उसको देख के पता चल जाता है भी हाँ, आज ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, खुशी के मारे उछल रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको देखते ही पता चल जाता है। तो वो उसमें मतलब फुल ऑफ एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसमें जब वो खुश होते हैं। तो इसी तरह नर्व्स में भी एक्साइटमेंट है, मतलब वो पेन वाली सेंसेशन वाली जो नर्व्स थी, जो इम्पल्स लेकर जा रही थी, जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रही थी, वो एक्साइट थी, एक्साइटेड ही रही वो, क्योंकि उसका ऑपोजिट जब उसने वापस जो सिग्नल भेजना था पेन को बंद करने का, वो उसने भेजा ही नहीं, जबकि उसको भेजना चाहिए था। लेकिन ये इसलिए हुआ ना, क्योंकि जो केमिकल, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, एक केमिकल जो है वो पेन प्रोड्यूस करता है, दूसरा उसको इनहिबिट करता है। तो इसका मतलब पेन प्रोड्यूस करने वाला केमिकल तो रिलीज हो गया, पर जिसने पेन को इनहिबिट करना था वो केमिकल तो रिलीज नहीं किया ब्रेन ने, वो अपनी एक्साइटमेंट में उसको भूल ही गया रिलीज करना।
इसके बाद क्या होता है, वो केमिकल्स, एक तो नर्व्स का हो गया कि नर्व्स जो है वो हाइपर एक्साइटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिग्नल पेन वाला लंबे समय तक बना ही रहता है, और उसको ख़त्म करने का, पेन को ख़त्म करने का सिग्नल जो है वो ब्रेन दे ही नहीं रहा। और दूसरा क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड लेके जाती हैं, सर्कुलेशन जो होता है ब्लड में, वो जो खून की ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। अब जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो उसकी वजह से, ब्लड वेसल्स क्या है, पूरा हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के आसपास पूरा स्कैल्प होता है, मतलब स्कल जो होता है हमारा, पूरे सिर के आसपास की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, या नेक के आसपास की भी जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। इसीलिए कुछ लोगों में जो है नेक स्टिफनेस का भी सिम्टम होता है कि नेक जो है स्टिफ हो जाती है, कुछ लोगों में जकड़न सी फील होती है, नेक में भी पेन फील होता है। तो इसमें नर्व्स का भी रोल होता है माइग्रेन के सिम्टम्स के लिए, और ब्लड वेसल्स का भी रोल होता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो भी ट्रिगर्स होते हैं, मतलब जो भी कारण होते हैं माइग्रेन होने के, उसमें क्या होता है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो भी ये केमिकल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसके रिलीज में वो इंटरफेयर करते हैं, और फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्लड वेसल्स की वजह से जो है पेन जो है लंबे समय तक बना रहता है। नर्व्स जहाँ पर अटैच होती हैं, जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, जिसको साइनेप्स कहा जाता है, एक नर्व से दूसरी नर्व में सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर में होता है, बिजली की तार में होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बैलेंस होता है, तभी जो है करंट उसमें से फ्लो करता है। जस्ट लाइक वो साइनेप्स होता है, उसी में भी सोडियम है, पोटाशियम है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, कैल्शियम होता है। तो इनके अंदर आने और बाहर जाने की वजह से जो है सिग्नल प्रॉपर ट्रांसफ़र होता है। बट इसमें जो है कैल्शियम का इन्फ्लक्स, मतलब कैल्शियम ज़्यादा अंदर एंटर हो जाता है, पोटाशियम बाहर ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल प्रॉपरली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, इम्पल्स प्रॉपर नहीं जाती, और नर्व्स जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। इसमें सेरोटोनिन का लेवल जो है कम हो जाता है, एडिनोसाइन होता है जो कि बॉडी और जो ब्रेन है उसको जो है स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि ये केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट इसमें भी फ्लक्चुएशंस हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, और फिर ब्लड वेसल्स अपना रोल प्ले करती हैं, वो उनकी वाइसोडाइलेशन हो जाती है, जो कि पूरे माइग्रेन, मतलब इसमें हेडेक और उससे जो भी सिम्टम्स होते हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बट माइग्रेन का क्या है, सिम्टम से डिटेल लेकर ही पता चलता है, अदरवाइज किसी टेस्ट में तो आता ही नहीं, इसलिए तो इसको प्राइमरी हेडेक बोला जाता है ना। और बहुत बार ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको माइग्रेन होता है, वो बोलते हैं हमने सीटी स्कैन करवाया है, एमआरआई करवाया है, बिल्कुल नॉर्मल है, मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी पेन जो है वो बना रहता है। इसके लिए वही है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अगर, तो हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो उनको रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि वो ट्रिगर ना हो, मतलब हेडेक ना हो। इसके अलावा जो भी ट्रिगर्स हैं डाइट में या फिर एक्सरसाइज या लाइट, उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तभी आपको इसमें माइग्रेन में रिलीफ मिलेगा। बट माइग्रेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, एट द रूट मतलब जड़ से ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोई टेस्ट तो इसमें करवाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि डिटेल से ही पता चल जाता है। बट ये है कि टेस्ट इसलिए करवाया जाता है अगर किसी को कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना हो, उसको रूल आउट करने के लिए, कि मान लीजिए, क्योंकि इसमें सिम्टम्स मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है ये, कॉम्प्लेक्स मतलब सब में सेम तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं, किसी में किसी तरह का है, किसी में किसी तरह का। तो ये टेस्ट सिर्फ एक रूल आउट करने के लिए करवाते हैं कि हो सकता है माइग्रेन के अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जस्ट उसका वो डाउट दूर करने के लिए जो है टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको माइग्रेन के बारे में समझाने की, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।